गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स में जो रियल एनालिसिस का सिलेबस है उसको शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करते समय बेसिक टर्म समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, अगर सिलेबस आपका क्या मेंशन है, पहले तो है कि भाई रियल सीक्वेंस क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है, अब सारी नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, परिबद्ध यानी बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होती है, अगला एक्सिस्ट है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सम, मल्टीप्लिकेशन, इनके डिवीजन क्या होता है, और कॉसीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्या होता है, और कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, और तीसरा है कि कॉसी फॉर्मूला क्या है किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं रियल सीक्वेंस क्या होता है। तो रियल सीक्वेंस हमें पढ़ना है। तो रियल सीक्वेंस होती है एक मैप जो n से r पे होती है। अब मैप टर्म आप फैमिलियर होंगे, नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाया है फंक्शन के बारे में डिटेल करके। तो फंक्शन क्या होता है, ये मैप होती है जिसका डोमेन n है। अब इसका डोमेन n है तो यानी हर एक एलिमेंट के लिए इमेज मिलेगी। तो यानी कि इसमें ट्रिवियल सी बात हो गई, सीक्वेंस में कितने एलिमेंट होते हैं भैया, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मान लो 1 को यहाँ पे जो भेजता है वो f1 से डिनोट करें, यानी 1 की इमेज को f1 से, 2 की इमेज को f2 से, 3 की इमेज को f3 से, डाट 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 n एलिमेंट की f की। तो ये क्या होगा, तो ये जो मिल रहा है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है यही सीक्वेंस है। और वैसे भी सीक्वेंस टर्म अगर आपसे जनरली यूज करें, ये कहते हैं इसको सीक्वेंस में रख दो, तो सीक्वेंस मतलब होता है किसी चीज को ऑर्डर में रख देना। तो यानी कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखो इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, यानी इस सिंबल के जैसे सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को रखते थे, तो यहाँ इसके अंदर रखना है। इसको और क्या थोड़ा कर सकते हैं नोटेशन में, अगर f1 यानी पहले एलिमेंट को अगर हम a1 से लिखें, दूसरे को a2 से लिखें, तीसरे को a3 से लिखें, nवें को an से लिखें, तो ये कहा जाएगा, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब यानी कि यहाँ पर जनरल नोटेशन आ गया कि हम किसी सीक्वेंस को अगर an से लिख दें ऐसे, तो ये ओपन से an लिखते हैं, इसको ओपन नोटेशन क्या मतलब होता है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an। समझ रहे हैं आप? किसी सीक्वेंस में कितने टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। पहले टर्म को a1, यानी इसमें किस पोजीशन पे कौन सा टर्म है ये इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो an इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, इसको इसका मतलब होता है n इक्वल टू 1 to infinity। ये तो हो गई इसकी मेथड के लिए। थोड़ा एग्जांपल बनाने की कोशिश करें। तो फंक्शन है, तो फंक्शन कई तरीके के होते हैं, कांस्टेंट होता है, 1 1 होता है, मिनी 1 होता है, ऑन 2 होता है, ऐसा कुछ भी। फिर यहाँ इधर रियल नंबर है। तो मान लो अगर हम एक सेट बनाते हैं, आपसे पूछते हैं 1 1 1 1, ये बताओ सीक्वेंस है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, सीक्वेंस मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और कितने, इनफाइनाइट, तो सीक्वेंस है, कोई डाउट नहीं। इसको हम कोई सीक्वेंस का नाम मान लो an कह देते हैं। अब देखो ये कौन सा टर्म है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, डॉट डॉट क्या है, an। तो यानी कि इसमें ये जो टर्म्स हैं इनका जो है, ये भले ही 1 इनफाइनाइट टाइम्स है, लेकिन ये सब डिस्टिंक्ट टर्म ट्रीट किए जाएंगे। जैसे पहले टर्म को a1 कहा जाएगा, a2 कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा रियल एग्जांपल में लेना चाहें, तो जैसे भगवान ऊपर बैठे हैं, ये नीचे पूरी अर्थ है, इस धरती पर सारे मनुष्य जो इंसान है, तो भगवान के लिए तो सारे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए हर आदमी का नाम अलग है। इवन हम नाम भी, अगर एक नाम कोई राम दे दें, तो राम पे कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं, इवन उनमें भी डिफरेंस है ना, हर एक आदमी अलग अलग है। तो इसी सेम यहाँ पे भले ही एक आदमी है, भले ही सब इंसान है, लेकिन सबका अलग अलग चीज़ है, हर आदमी का एक यूनिक फीचर है। वही सेम तरह से भले ही 1 हर 1000 बार है, लेकिन सबका अलग अलग वैल्यू है इन द टर्म ऑफ सीक्वेंस। जैसे कोई दूसरा सेट, आप मान लो bn कोई सेट लेता है, तो उसमें क्या लिया, 1 -1 1 -1 1 -1। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही पूरा जो है हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहला लिया कांस्टेंट सीक्वेंस लिया, तो कांस्टेंट सीक्वेंस लिया, तो ये फलन हमने क्या ले लिया, फंक्शन कांस्टेंट, सारे को एक पे मैप कर दिया, तो आपका ये बन के तैयार हो गया। 2 पे मैप कर दिया, ये बन के। एक अगला सीक्वेंस लेते हैं, वो हम क्या लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि हमने यहाँ से 1 1 फंक्शन बना दिया, आइडेंटिटी, 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 पे, तो एक फंक्शन बन गया, सीक्वेंस ही बन गया। ये भी सीक्वेंस है, जो कि नंबर्स तो रखे गए हैं। अगला हमने मान लो कोई सीक्वेंस dn ले लिया, तो वहाँ पे हमने बना दिया 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखिए जो सीक्वेंस हैं
ये जो है अब यहाँ पे जैसे कि हम फंक्शन बोलते थे, अब बेसिक में आप जो रेल आंसर पढ़े थे तो फंक्शन ऑफ एक्स होता था, उसके उस पॉइंट पे लिमिट निकालते थे। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स होता था, यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो यानी कि फंक्शन ऑफ क्या होगा, एन होगा। यह मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, यानी हम डिनोट में इसको यहाँ पे ले सकते थे ना, एक हमारा क्या है, एफ एन है, ये बिग सीक्वेंस है ऐसे। तो यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, अगर हम ए एन बराबर लिखें 1/1, तो हमने कहा था ये चीज ओपन में कैसे होता है, अगर इसको ओपन करें n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है, सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, तो यहाँ n है, वहाँ से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी है। तो अगर मान लो हम ओपन करना चाहें जनरल 1 लिखा है, क्या मतलब हो, पहले n जगह 1 रखो तो 1/1, 2 रखे 1/2, 1/3, 1/4, समझ गए ना, एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस किसका फंक्शन होता है, n का फंक्शन होता है। सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स, कितने टर्म्स होते हैं, एलिमेंट नहीं कहेंगे, तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो सारे सीक्वेंस में कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो आप सीक्वेंस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कई प्रॉपर्टी होती है। अब अगला टर्म समझते हैं, किसी सीक्वेंस की लिमिट का क्या मतलब है। आपका अगला टॉपिक था सीक्वेंस, एग्जाम्पल आप बना सकते हैं ना, कोई भी नंबर कुछ भी लिखिए, जैसे आपको सीक्वेंस बनाना है, आप एक कहा ए एन बराबर हमने ले लिया था 2n-1, n-1 एक बन गया। दूसरे ने कहा नहीं सीक्वेंस n+1/n लेंगे, यानी आपको क्या करना है, फाइनली n में कोई फंक्शन लिख देना है, वो कोई ना कोई सीक्वेंस बने। कोई कहा हम 1 में 1/n लिखेंगे, ये भी इनका सीक्वेंस बनेगा। कोई कहा नहीं dn इक्वल टू क्या है, n+1/2n करके 2 ऐड करेंगे, भी सीक्वेंस बन गया। अब इसके टर्म कैसे निकालना है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। मतलब जनरल टर्म जैसे आप एपी में जीपी में पढ़ते थे, nth टर्म बोलते थे ना, tn बराबर क्या होता था, a+n-1d, जिसके हेल्प से आप सारे a1 a2 a3 निकाल लेते थे। वहाँ पे जनरल टर्म था। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टर्म होता है, जरूरी नहीं हर सीक्वेंस का जनरल टर्म बन जाए, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन है उसका सब एम मिले ही जाएगा, जिसका आपको निकालना। अब आइए देखते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब। देखिए, चूंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है और फंक्शन की लिमिट हम पढ़ चुके हैं, तो पहली बात हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं और आप देखिए उससे कितना समझ पाते हैं। तो थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है। जैसे हम कहते हैं कोई सीक्वेंस ए एन है, ध्यान से देखिएगा। तो हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एकदम ध्यान से देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है, लिमिट यहाँ से ध्यान देखिएगा, सीक्वेंस के चैप्टर में लिमिट और लिमिट पॉइंट, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है। हर लिमिट पॉइंट होती है, लेकिन हर लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा आपको रियल एनालिसिस में जो लिमिट किसी सेट का पॉइंट निकालते थे, लिमिट पॉइंट कब कहते थे, जैसे आपको याद कराएं तो ये सेट टू विद द लिमिट ऑफ एनी सेट एस इफ एल, मतलब उसके अराउंड जो नेबरहुड है उसमें कितने हैं, सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट, वहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट आते थे, यहाँ सीक्वेंस में क्या आएंगे, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे। ध्यान देना, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस ए एन है, तो ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। अच्छा, कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट का क्या होता है, कुछ इकट्ठा होना ना, गैदरिंग। जैसे कहते हैं कि वहाँ पे भीड़ कन्वर्ज हो रही है, वहाँ पे लोग कन्वर्ज हो रहे हैं, तो कन्वर्जन मतलब जैसे कहते हैं ना, आपकी फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो लाइन्स है, रे हैं, वो कहीं जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो कहते थे ये लाइन्स इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, यानी मर्ज हो रही है, मीट हो रही है। तो कन्वर्ज मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो यानी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉपी करेंगे, किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज करना है तो कहेंगे ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट एट कन्वर्जेंट टू ए रियल नंबर। देखो जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी रियल नंबर एल पे रही है, एल से हम लिमिट है इसलिए मैंने ले लिए इफ, ध्यान देना, जैसे वहाँ पे लिमिट कर रहे थे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ए नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, क्योंकि आपका सीक्वेंस टर्म क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट, कहाँ, तो ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया है सच दैट, ध्यान से देखना, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ध्यान से ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए आपको क्या क्या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ा नेबरहुड का आइडिया होना चाहिए भाई, किसी क्या मतलब इसका डिस्टेंस बिटवीन ए एन माइनस एल ना। एप्सिलॉन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन, आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, ये आपके ऊपर है, उसके रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए कि
कि जो उसके बाद यानी m ग्रेटर देन n या उससे बाद सारे टर्म और उसके जो सारे टर्म जो हैं उनका n के साथ डिफरेंस एप्सिलॉन आ जाए। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो कि सीक्वेंस में क्या होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मान लो n बराबर कोई आपने एप्सिलॉन इक्वल टू ले लिया, मान लो भाई हाफ ले लिया, यानी आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे सीक्वेंस है, यहाँ आपकी कोई लिमिट है, ये आपको पहले से पता है। अब आप ढूंढना चाहते हैं कि वो ऐसे कितने नंबर्स हैं, या फिर यल को लिमिट कहेंगे अगर एक ऐसा नंबर मिला इक्वल टू मान लो 1000 मिल गया, क्या मिला 1000, कि 1000 टर्म तक तो कोई बात नहीं, A1 से लेके A1000 तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 1001 से लेके और सीक्वेंस के जितने एलिमेंट्स हैं उनका जब हम इससे डिफरेंस लेंगे तो किससे कम होगा, हाफ से कम होगा। यानी ये किस पर डिपेंड करेगा नेचुरल नंबर, एप्सिलॉन पे। यानी फॉर एनी एप्सिलॉन हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए जिसके बाद उसमें सारे टर्म का डिफरेंस उससे कम हो जाए, तब उसको हम कहते हैं लिमिट। यानी कि इनडायरेक्टली अगर उसको उल्टा सोचें तो यानी हम ऐसा कह रहे हैं कि किसी नंबर को, रियल नंबर को आपको सीक्वेंस की लिमिट कहना है। उसका मतलब हुआ, यहाँ से देखें, ये सब चीज़ आप पॉज करके फिर से देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये कोई यल है, आपको यल का सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट इसको कहेंगे an, इसको जो कहता कोई कहता है कि सीक्वेंस एल पे कन्वर्जेंट है, तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं an यानी सीक्वेंस कन्वर्जेंस टू यल। अगर इसके नेबरहुड में देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं, a माइनस कहीं पे ऐसे लिखा है, इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा होगा अगर एप्सिलॉन है इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। अगर ये लिखा है मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब इसका ओपन करेगा x जो है a के नेबरहुड में बिलोंग करता है। तो अपना जो ये था मॉड an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब था an बिलोंग्स टू कहाँ पे, l माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। यानी कि आप कितना छोटा उसको बनाना चाहते हैं एप्सिलॉन को कि पूरे के पूरे यल जो क्या है ग्रेटर देन, यानी यम से बड़े जितने टर्म आएंगे सीक्वेंस के सब इसी के नेबरहुड में आएंगे। ये यल है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यानी कि इस यल के पास जो सीक्वेंस के जितने एलिमेंट्स हैं सब आके यहीं पे कन्वर्ज कर जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स इसमें भर जाएंगे। बाहर इसके सेट के बाहर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट बचेंगे, वही जो ये m मिला है, यानी कि कितने m नंबर। तो यानी कि दूसरी लैंग्वेज में क्या होगा, किसी रियल नंबर को आपको किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहना है तो उस पॉइंट उसके जो है सेट नेबरहुड के बाहर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करें, लाई करें। ध्यान से, लिमिट और लिमिट पॉइंट पे बेसिक डिफरेंस बनता है। किसी नंबर को लिमिट कहते हैं जब उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं और साथ साथ उसके बाहर के फाइनाइट टर्म्स बचें, तो उसको बोलते हैं क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। इसको ऐसे अगर किसी सीक्वेंस के पास ऐसा नंबर मिल जाता है, किसी सीक्वेंस के लिए एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है कि उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म आके यहाँ पे अंबार लगा देते हैं। जैसे आपको पता है लिमिट पॉइंट का क्या क्या नाम है, क्लस्टर पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं ना क्लस्टर हो गया। यहाँ पे सारे के सारे टर्म आके बैठे हैं। जैसे कि n बराबर 50 मिल गया तो 51 से लेके जितने इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट इसी के पास गैदरिंग कर रहे हैं, यानी कन्वर्ज हो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मन में है जैसे 1 1 1 है, तो आप जैसे भी आप चाहते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ले लेते हैं कि भाई ऐसा बताओ, तो देखो पहले टर्म से लेके 1 माइनस 1, तो इसकी लिमिट क्या है, सारे टर्म्स 1 है तो 1 के अराउंड जब कोई रियल नंबर 1 ले लेंगे तो इसी 1 में 1 ही कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम, सारे के सारे टर्म जो हैं 1 के अराउंड आ गए, तो बाहर कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए टर्म करते हैं कि एट मोस्ट फाइनाइट नंबर। इस टर्म को समझिएगा कि उस इंटरवल के बाहर यानी आउटसाइड माइनस एल एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन जो है कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं, एट मोस्ट फाइनाइट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट, 100 500 1000 1 करोड़ 10 करोड़ जितना आप काउंट कर सकें। तो ये तो थोड़ा मतलब था भैया लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, मतलब थोड़ा बहुत आपके मन में गया ही होगा। किसी सीक्वेंस से एन को कन्वर्ज करने का मतलब यल के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ जाते हैं। हमको जल्दी से पूरा खत्म करना है, समझ में आएगा। दूसरी भाषा आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको कोई सीक्वेंस देगा एन, मान लो यदि आप कह रहे हैं इसकी लिमिट निकालना, तो भाई क्या करना है आपको, आप लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे फंक्शन में, आप क्या करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए निकाल लेना। अगर ये फाइनाइट आता है, क्या आता है, अगर फाइनाइट आता है
तब तो कहेंगे इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर फाइनाइट नहीं आता है, इनफाइनाइट आता, कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल के लिए। हालांकि सारे सीक्वेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने कई सारी मेथड से काशी फर्स्ट फार्मूला बना है, काशी सेकंड फार्मूला बना है। कॉशी सीक्वेंस इसीलिए बनाई गई है कि जब किसी सीक्वेंस का जो है nth टर्म ही ना पता हो, ऐसी सीक्वेंस आपको लिख दे आप जनरेटर फाइंड आउट ना करें, तो कैसे चेक करेंगे उस कन्वर्जेंट है नहीं, तो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हालांकि रियल नंबर में काशी सीक्वेंस का मतलब ही होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस क्या है, जो रियल नंबर में जितनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है सारी की सारी काशी में, वैसा फॉर्मुलेशन ही उसका ऐसा है कि रियल नंबर में कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन सोचते हैं। तो लिमिट आप सीक्वेंस समझ गया ना, किसी रियल नंबर को लिमिट कहना है, देन उसके अराउंड सीक्वेंस के सारे इनफाइनाइट मिनी टर्म्स आ जाएं, और आए तो ऐसा आए कि उसके बाहर सिर्फ गिनती के एलिमेंट बचे, ये हो गया लिमिट। लेकिन अगर आपको मन कर रहा थोड़ा सा यहाँ पे सीख जाए लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो लिमिट पॉइंट एकदम ऐसे होता है जैसे सेट का एलिमेंट था। कहते थे भाई किसी सीक्वेंस an जो है इसका लिमिट पॉइंट कोई यल है, तो अगर यल के नेबरहुड में इनफाइनाइट मिनी टर्म्स आ जाए, यानी कि अगर यल है उससे ये नहीं मतलब उसके बाहर इनफाइनाइट बच सकता है। जैसे आपको पता है इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट घटाते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट ही रहता है। अगर जहाँ मामला इनफाइनाइट का आ जाए, तो आप इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट, भाई यल के पास इनफाइनाइट टर्म्स आ गए फिर भी बाहर बचे हैं, यानी बच सकते हैं। लिमिट पॉइंट लिमिट बन सकता है जब उसके बाहर फाइनाइट टर्म बचे। अगर लेकिन उसके बाहर इनफाइनाइट बच गया तो भी दूसरी लिमिट पॉइंट भी बना लेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या है, आपको शायद बताया भी है, बोल-जीनो हमने उसको बताया था, सेट थ्योरम बताया था, वायर-स्ट्रास थ्योरम। क्या, तो ये क्या कहती है, इसको कहते हैं BW थ्योरम। क्या बोलते हैं, फॉर सीक्वेंस के लिए हम देख रहे हैं। तो कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अभी बाउंडेड सीक्वेंस मैंने बताया ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। अभी आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस तब यहाँ पे आते हैं। अब देखो सीक्वेंस बाउंडेड क्या मतलब होता है, तो अगर आपने बाउंडेड सेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बाउंडेड सेट पढ़ा है, तो बाउंडेड सीक्वेंस आपका हो गया। ध्यान से देखिए रियल नंबर में क्या होता है, इधर 0 होता है, इधर नंबर्स बढ़ते जाते हैं, इधर -1 -2, तो यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इन्फिनिटी, और क्या होता है -इन्फिनिटी। रियल नंबर लाइन में अगर कोई कहे सबसे बड़ा नंबर, हालांकि इन्फिनिटी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन मान लिया जाता है हाइपोथेटिकल को, तो वो वेरी बिग, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इन्फिनिटी, सबसे छोटा क्या है, -इन्फिनिटी। अगर कोई सीक्वेंस आपने an लिखा, कुछ भी लिख लिया, जैसे हम दो तरह के सीक्वेंस लेते हैं, बताते हैं 1 1 1, एक ये एलिमेंट ये है, दूसरा कोई सीक्वेंस bn ले लिया हमने, तो क्या लिया 1 -1 1 -1 ले लिया, तीसरा cn ले लेते हैं 1/1 1/2 1/3 ले लिया, dn ले लिया, क्या ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, और एक en ले लिया आपका, क्या ले लिया -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। देखिए हम बाउंडेड सीक्वेंस an, देखिए an बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं अगर आप कोई दो रियल नंबर ले लें, एक हमने स्मॉल के लिया, कैपिटल के ले लिया, एक स्मॉल के ले लिया है और एक क्या ले लिया है, कैपिटल के ले लिया, तो मतलब उसके बीच में सारे एलिमेंट आ जाए। थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको बाउंड आप सीक्वेंस पढ़ना है तो हमने वीडियो बनाया है सुप्रीमम इन्फिनिम नाम से, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये कोई सीक्वेंस है उसको बाउंडेड कहना है, तो मतलब हो गया क्योंकि मामला तो रियल लाइन पे है, चूँकि रियल लाइन के ही सेट का है, मतलब यहीं से सारे एलिमेंट उठाए गए हैं। आप एक ऐसा रियल नंबर दो फाउंड कर जाएं कि उस एक ऐसा एलिमेंट जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बड़े हो, और एक ऐसा जो उससे छोटे हैं, उसने बाउंड कर दिया आपने, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जैसे पहला सीक्वेंस क्या है, इसमें सारे एलिमेंट 1 ही है, तो भाई 1 से तो छोटा भी आप एक रियल नंबर 0 ले लीजिए, बड़ा 2 ले लीजिए, तो सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंड हो गया, आपके बाउंड ढूंढ लिए। ऐसे ये है, इसके लिए भी ढूंढ लेंगे, इसके लिए भी ढूंढ लेंगे। 1 से लेके देखो यहाँ पे नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 1 है, और ये देखो 1 1/2 यानी 0 की तरफ आ रहा है, तो नहीं घट रहा है, और 0 ज़्यादा भी नहीं जा रहा है, ये भी क्या है, बाउंडेड है। भाई 0 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा नहीं, तो ये भी हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। 1 2 3 4 8 का देखिए सीक्वेंस बाउंडेड, नीचे से तो बाउंड कर सकते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं बाउंड्स में, एक होता है बाउंडेड बिलो, होता है बाउंडेड अबव होता है। अगर नीचे से बाउंड है तो बाउंडेड बिलो, ऊपर से है तो बाउंडेड अबव, और दोनों से है तो बाउंडेड। तो यहाँ पे दोनों है, अगर एक तरफ आप नहीं ढूंढ पाते हैं, जैसे कि एक तरफ आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो जिस तरफ नहीं ढूंढ पाएंगे उस तरफ कहने का अनबाउंडेड है। तो अभी जैसे ये सीक्वेंस है,
यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 1 से छोटे तो देखिए मान लीजिए 0 इसको हमने लिया लोअर बाउंड ले लिया, तो सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं, तो ये 0 तो आपका मिल गया भाई ए एन। लेकिन इधर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, इधर इन्फिनिटी के आगे कुछ मान ही नहीं रहा है, तो यानी ये क्या है सीक्वेंस अनबाउंडेड एबव, एकदम ध्यान से देखिएगा अनबाउंडेड एबव है, क्या है यानी ऊपर से जो है अनबाउंड है। इसको देखिए -1 -2 अगर नंबर लाइन पे देखें तो 0 है -1 -2 इधर कहाँ जा रहा है, इधर लेफ्ट में जा रहा है, यानी संख्याएं छोटी होती चली जा रही है। तो आप क्या ढूंढते हैं, देखिए बाउंडेड एबव तो है, 0 से बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से पहले रुक ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोई सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे, वो जब बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव हो। लेकिन अगर एक तरफ से भी आप नहीं उसको रोक पा रहे हैं तो क्या हो गई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गई। तो समझ में आ गया बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। ऐसे यहाँ पे एक चीज और से देखेंगे हमें एक मोनोटॉनिक का क्या मतलब होता है, क्या टर्म होता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, सब आपके सिलेबस में है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उस पर डिटेल बात करेंगे, अभी कल हम बेसिक डेफिनेशन बात करेंगे। कोई सीक्वेंस है मोनोटॉनिक क्या कहते हैं, हम एक पर लिखते हैं एन अगर मोनोटॉनिक है तो क्या होगा एन देखिए दो चीज मोनोटॉनिक क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है मोनोटॉनिक मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर अब देखिए पहले इंक्रीजिंग देख लेते हैं फिर डिक्रीजिंग देख लेते हैं। कोई एन जो है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग उसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर से बढ़ रहा है इंक्रीजिंग वाला पोर्शन, एन इंक्रीजिंग में अगर एन +1 इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन, एक ऐसा सीक्वेंस आप ढूंढ लेते हैं। देखिए इसमें दो टर्म है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है, तो दोनों ध्यान से देंगे। अगर इंक्रीजिंग लिखे हैं तो यानी कि हर टर्म पिछले टर्म से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, बड़ा या बराबर है। जैसे कि हमने ले लिया सीक्वेंस लेते हैं 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8, ध्यान से देखिए इसमें हर एक टर्म पिछले टर्म से बड़ा है या बराबर है। देखो 1 पहला टर्म क्या है a1, दूसरा a2, तो a1 a2 क्या है, हमारा टर्म क्या है a1 a2 है, तो a2 क्या है a1 के बराबर है, लेकिन उससे छोटा नहीं हुआ, तो टर्म्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तो कम से कम उतना होल्ड कर रहा है जितना पिछला है, तो ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली क्या हुआ कि ये स्ट्रिक्टली मतलब इक्वलिटी हट जाएगा, an+1 इज ग्रेटर देन n, यानी कि 1 2 3 4, यानी बिल्कुल लैप नहीं, रिपीट भी अलाउड नहीं है, आपको नेक्स्ट टर्म बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ऐसे क्या बोलते हैं मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। सिमिलरली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म पिछले टर्म से क्या हो डिक्रीज हो रहा हो, जैसे इसको कहते हैं an इज मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग इफ an+1 इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, यानी सीक्वेंस के जितने टर्म हैं उसमें अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा हो। जैसे हमने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया था 1/n, तो यहाँ ध्यान से देखो पहला टर्म क्या है 1/1 1/2 1/3 1/4, अगर वो हर टर्म घटता चला जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो गया ना, क्योंकि इसमें हर टर्म पक्का छोटा होता चला जा रहा। अगर इसमें कहीं रिपीट कर लेते 1 1 2 बार आ जाता, यानी इक्वलिटी भी होती, तो उसको मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग मतलब समझ में आ गया। ये तो बढ़ती चली जा रही है, कहाँ पर रुकेगी, सिर्फ वो केस हो सकता है कि बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और अनबाउंडेड है तो यानी सीधा कहाँ जाकर रुकेगी इन्फिनिटी पे, अगर डिक्रीजिंग है तो कहाँ रुकेगी -इन्फिनिटी पे। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या भैया मोनोटॉनिक। अब ध्यान से कुछ प्रॉपर्टी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ध्यान से देखना, अगर कोई सीक्वेंस अगर सपोज करो an हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट है, तो पहली प्रॉपर्टी अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमें उसको मजबूरन क्या होना पड़ेगा बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एग्जांपल दिए जाए, आपसे कहा जाए चेक करो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और आपने देख लिया कि सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो आप सीधा कह देंगे कन्वर्जेंट नहीं है। और दूसरा क्या है, क्या वो क्वेश्चन है क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो नहीं होती है। तो हम एक कन्वर्जेंट की दूसरी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, कभी कभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक न्यूमेरिकल के लिए है, तो कहते हैं कि an जो है
ये कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट पॉइंट। ध्यान से, अब अभी हमने बताया था कि जो लिमिट है, लिमिट पॉइंट में अंतर होता है। लिमिट का मतलब होता है वो सीक्वेंस में एक रियल नंबर यल है, उसको लिमिट कहा जाएगा जब उसके अराउंड सीक्वेंस के सारे टर्म आके कन्वर्ज हो जाएं, यानी कि एक्युमुलेट हो जाए, उसके बाहर से फाइनाइट मिनी टर्म्स रहें, यानी उसके आउटसाइड ऑफ इंटरवल कुल कितने टर्म्स रहें, फाइनाइट रहें। लिमिट पॉइंट क्या कहता है भाई, उसके पास जो है इनफाइनाइट टर्म्स हो, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं an इक्वल टू 1 2 1 2। ध्यान से देखना, तो देखना अगर हम यहाँ 1 के अराउंड इंटरवल करेंगे तो 1 ही कितनी बार आने वाला है, इसके पूरा मर्ज हो जाएगा। कितनी बार 1 के a1 आएगा, a3 आएगा, a5 आएगा, डाट डाट सारे ऑड वाले। और यहाँ पे 2 है, 2 के पास भी सारे कितने आएंगे, a2 a4 यहाँ मर्ज हैं। तो यानी इसके पास भी इनफाइनाइट मिनी टर्म्स हो गया, इसके पास भी इनफाइनाइट मिनी टर्म्स हो गया, तो ये भी लिमिट पॉइंट हो गया, ये भी लिमिट पॉइंट हो गया। तो अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो जाता है तो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होती है जब उसके पास कितने पॉइंट्स हों, एक पॉइंट हो और सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो। दूसरा, कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड सीक्वेंस है ना, 1 और 2 से ज़्यादा कोई एलिमेंट बढ़ ही नहीं रहा, तो बाउंडेड भी है लेकिन लिमिट पॉइंट जो है प्लस, लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट फिल करेगा, यानी सीक्वेंस का है कन्वर्जेंट नहीं होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, सीक्वेंस को बाउंडेड होना चाहिए और यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। देखो सारे कॉन्सेप्ट तो एक वीडियो में नहीं हो सकते, लेकिन हम आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर कहीं बात पढ़ा है तो आपके माइंड में इतने कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए। तो ठीक, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो पहला केस है कि आप उसको बाउंडेड और यूनिक पॉइंट दिखा दें। दूसरा, अगर आपको पता चल जाए वो सीक्वेंस हमारी मोनोटॉनिक सीक्वेंस है। ध्यान से, क्या सीक्वेंस है, अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, तो अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और प्लस आपने उसको बाउंडेड दिखा दिया, क्या दिखा दिया, बाउंडेड दिखा दिया, तो वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी। ये भी पहला तो हमने देखा था, सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए और प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाए, यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाए, तब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती थी। ध्यान से। और दूसरा हमने क्या, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है तो हमेशा सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब दूसरा चीज हमने देखा था, ये तो हो गया आपके पॉइंट। कोई सीक्वेंस an है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत ढेर सारे सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे आप मन में अगर पूछो कोई सीक्वेंस बनाओ तो गैदरिंग ना होने दो, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, आप भूल लीजिए। या फिर ऐसा रो बना दे 1 2 3 4 0 2 3 फिर -2, ऐसा मतलब ऐसा कुछ बना दो, मतलब उसको किसी एक एलिमेंट की तरफ कन्वर्ज करने ही ना दो, यानी कि उसमें क्या करो, आप ये क्रिएट करो। ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनके पास एक लिमिट पॉइंट होता है, ऐसे सीक्वेंस होता है जिनके पास कई लिमिट पॉइंट होता है। हमने 1 2 1 2 कर दिया है, आपको चाहिए ऐसा सीक्वेंस जिसके पास 3 लिमिट पॉइंट है, तो आपको 3 नंबर को ऐसे नंबर के बीच में लिखते जाइए और उनको रिपीट करते जाइए 1 2 3 फिर 1 2 3। तो क्या होगा, ये 1 पे भी अंबार लग जाएगा, यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 ही आ जाएगा। देखिए A1 आएगा, A4 आएगा, तो सारे 2 पे भी सारे बहुत सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि वो भले, चूंकि वो आपको लग रहा है कि वो ये वाला 1 एक ही है, लेकिन वो एज ए डिस्टिंक्ट टर्म यहाँ पे ट्रीट करते हैं ना। सीक्वेंस में क्या होता है, डिस्टिंक्ट टर्म को डिस्टिंक्ट ट्रीट किया जाता है। जैसे A1 A4 भले 1 है लेकिन वो माने जाएंगे अलग अलग टर्म, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, तो इस सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट है, 3 लिमिट पॉइंट है। तो किसी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, किसी सीक्वेंस के पास एक भी नहीं हो सकता है, तो बात खत्म हो जाती है। तो ये था कन्वर्जेंट सीक्वेंस का आइडिया था। दूसरा, आप एग्जाम में कैसे करेंगे, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकाल लें, अगर एक आ गई और आपने दिखा दिया कहीं से कि मतलब बाउंडेड है, तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाए, कन्वर्जेंट है। थोड़ा सा टेस्ट मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस आपके सिलेबस में एक सीक्वेंस होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले ये देख लेते हैं, एक कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, ध्यान से, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, तो सीक्वेंस क्या होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे 1 -1 1 -1 1 -1,
देख रहे हैं क्या, ऑसिलेट कर रहा है, 1 -1 1 -1 1 -1, तो 1 भी लिमिट पॉइंट बन जा रहा है, -1 भी लिमिट पॉइंट बन जा रहा है, तो इस सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके बाद एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट, तो इसी सीक्वेंस क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है। तो पहले सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है क्या, जिसके बाद बाउंडेड हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो। डाइवर्जेंट का मतलब समझते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस क्या हो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। देखिए अभी हमने कहा था कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है, पहली बात तो डाइवर्जेंट की पहली कंडीशन सीक्वेंस को क्या होना पड़ेगा, अनबाउंडेड होना पड़ेगा। अब अनबाउंडेड हो और उसके पास नो लिमिट पॉइंट हो, क्या हो, नो लिमिट पॉइंट। ध्यान से, जैसे आपका एन ले लो, एन क्या कर रहा है, 1 2 3 4, कहीं पे गैदरिंग थोड़ी हो रही है, हाई टर्म देखो मोनोटॉनिक है, भागता चला जा रहा है, तो यानी कि कहाँ की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये मान लेते हैं, क्योंकि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है नहीं, तो ये मान लेते हैं कि इसके सारे टर्म इन्फिनिटी के पास है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो उसी के पास है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसके पास पहली बात तो अनबाउंडेड हो और इन्फिनिटी के अलावा, मतलब मान लिया गया इन्फिनिटी उसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि सारा कहाँ जाकर रुकेगा, मामला इन्फिनिटी में। तो जैसे जैसे संख्या एन बढ़ी जाएगी उसके नंबर्स बढ़ते रहेंगे ना, तो ऐसा मान लेता है कि एन इन्फिनिटी इसका लिमिट पॉइंट है। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, एन का इन्फिनिटी है, और उसके अलावा कोई इन्फिनिटी पॉइंट ना हो, और सीक्वेंस हमारी क्या हो, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, तो माना जाता है इस सीक्वेंस को डाइवर्ज का कहा जाता है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ध्यान से, किसी सीक्वेंस को डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी कहा जाता है जब वो सीक्वेंस का इन्फिनिटी ही एकमात्र लिमिट पॉइंट है, वो मतलब इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, कहीं मतलब रुक ही नहीं रहा है, रास्ते में आपको बाउंड बनाना ही नहीं दे रहा, भागता चला जा रहा है, मतलब उसको सीक्वेंस क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट तो माइनस इन्फिनिटी क्या है, ऐसी सीक्वेंस जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागती चली जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रही है, यानी कोई लिमिट पॉइंट नहीं, माइनस इन्फिनिटी के अलावा कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं है। ऐसा मान जाता है कोई संख्या बस घटती चली जाए, माइनस एन ले लो, इसी का अपोजिट कर दो माइनस एन, तो माइनस वन में क्या है, -1 -2 -3 -4। आप किसी को लिमिट पॉइंट तो तब कहते हैं जब उसके अराउंड मतलब इनफाइनाइट मेनी टर्म्स इकट्ठा कर सके ना, यहाँ तो कहीं रुक ही नहीं रहा मामला, सीधा कहा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, कोई देखो ऑब्सोलेट भी नहीं कर रहा है, कहीं ऐसे कम ज़्यादा हो, कम हो जाता हो, कम ज़्यादा हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, इसमें क्या हुआ कि an+1 ग्रेटर देन an, मोनोटॉनिकली है, मोनोटॉनिक हो और अनबाउंडेड हो। देखो डाइवर्जेंस क्या है, मोनोटॉनिक हो, अनबाउंडेड हो, तो डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना, कि ऐसा सीक्वेंस जिसके सारे टर्म जो हैं पिछले टर्म से बड़े हों और वो इन्फिनिटी के अलावा कोई लिमिट पॉइंट ना हो। जैसे कि अगर इसी सीक्वेंस में हम क्या करें, सो 1 है, बीच में एक 0 बढ़ते जाएं, तो देख लो ध्यान से कि सीक्वेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये 0 क्या लेवल, 0 लिमिट पॉइंट हो गया, तो इस सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं माना जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस ये नहीं माना जाएगा। ये सीक्वेंस क्या होगा, 0, इसका 0 एक लिमिट पॉइंट बन गया है, 0 क्या बन गया, लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये कन्वर्जेंट भी नहीं है क्योंकि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बना के आप इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने तो क्या थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश किया था, आपको हमने रियल सीक्वेंस बताने की थोड़ा बात किया कि रियल सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि एक रियल नंबर मिले जिसके अराउंड में या उसके पास सारे के सारे टर्म ऑफ सीक्वेंस गैदरिंग हो जाए और बाहर कुछ ना हो जाए। इसका एग्जांपल है, समझ लें पूरे वर्ल्ड वालों से, पूरे वर्ल्ड के जितने लोगों को हम सीक्वेंस मान लें इनफाइनाइट लोग हैं, और हम आपसे कहें सब लोग मिलके एक ऐसा आदमी बताइए जिसको आप नेता बनाएंगे, और देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के सारे लोग उसको जो है कन्वर्ज करते हैं, हाँ इनको बनाओ, और केवल ऐसे 10 20 50 100 1000 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं मानते हैं, तो उसको कहा जाएगा उस पर कन्वर्ज करेंगे। जैसे पूरे इंडिया में पूछे तो भाई कोई ऐसा आदमी लो जिसको सब लोग पसंद करते हैं, मान लेते हैं कि इंडिया के लोग इनफाइनाइट हैं, तो उनको मतलब वोटिंग को, तो भाई जैसे मान लो कलाम ले लेते हैं, अब्दुल कलाम लेते हैं, अब्दुल कलाम लेने मतलब उनको ऐसा कोई नहीं होगा इंडिया में जो उसे हेट करता होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम, तो उन पर मेजोरिटी ने सारे के सारे उस पर कन्वर्ज कर गए, पसंद कर गए कलाम पे, तो कलाम को हम लिमिट पॉइंट समझ सकते हैं। लिमिट पॉइंट में मतलब उसको मतलब नापसंद करने वाले गिनती के लोग। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कन्वर्टेड सीक्वेंस का क्या मतलब होता है थोड़ा वो, अब हमें काशी फार्मूला देख लेते हैं जल्दी से। काशी फार्मूला क्या है, तो काशी के दो फार्मूले थे किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला है तो कहता है कि कोई सीक्वेंस an है और उसकी मान लो लिमिट जो है उसकी कितनी लिमिट जो है, इसको पूरा कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n बराबर l है। तो ये कहता है इफ
कोई सीक्वेंस इफ जो है उसकी लिमिट एल है, देन जो सीक्वेंस लिमिट जो a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट यानी जो सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म का सम अपॉन n करके जो लिमिट बनेगी उसकी भी लिमिट l होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को, बहुत आसानी से प्रूव कर देता है। यानी कब यूज करना रहता है, जब देख रहे हैं कोई जो सीक्वेंस दी गई है कुछ सम अपॉन n है। देखो ध्यान से, अगर an की लिमिट ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कोई एग्जांपल देते हैं, आपको प्रॉब्लम देते हैं, सपोज करो आपसे पूछता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर 1 अपॉन 1, 2 की पावर 1 अपॉन 2 डॉट डॉट n की पावर 1 बाई n अपॉन n क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सम ऑन दिया गया है, तो आप क्या करिए इसका n नंबर टर्म उठाइए। तो यहाँ पे क्या है, an बराबर क्या है, n की पावर 1 बाई n है। अगर आपको नहीं पता था फिर सेकंड फॉर्मूले में आपको बताएंगे इसका लिमिट, इसकी जो n की पावर 1 बाई n है, अगर आपको पता है नहीं तो इसकी 1 आती है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो यही लेंगे, काशी सेकंड फॉर्मूला लेंगे तो आप यही लेंगे, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, आप देख रहे हैं इस फॉर्म में कॉपी कर गए, an में 1 रखे तो ये मिला, 2 रखे तो ये मिला, n रखे तो ये मिला, अपॉन नीचे n लगा है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी लिमिट हम क्या जानते हैं। यानी बहुत पावरफुल फॉर्मूले हैं काशी के फॉर्मूले, इस पर आप 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसको याद करिए, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर रियल है तो उनके n टर्म का सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहें तो कितनी होती है, वही होती है जो यहाँ पे होती है। ठीक, काशी सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं। ये सब आपके सिलेबस में बाय नेम मेंशन है, तो एक ना एक 2 क्वेश्चन इस पे जरूर पूछ लेता है। ऐसे बहुत और सारे हैं। क्या है, काशी सेकंड फॉर्मूला फॉर लिमिट, ये क्या कहता है, ध्यान से देखना। पहली बात तो कहता है अगर सारे सीक्वेंस के जो टर्म है an पॉजिटिव हो, यानी ये तब अप्लाई करना है जब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है ना। वहां पे कैसा था पहला कि a1 प्लस a2 प्लस सब सम अपॉन n का निकलना था। अगर ये कहता है इफ, मतलब ये लिमिट है इसका, एंड ऐसे कंडीशन है, इफ 60 लिख रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 मतलब है n प्लस 1 टर्म। जैसे सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म होते हैं, तो कोई टर्म अगर n है तो n प्लस उससे ज़्यादा मिलेगा ही। याद निकालते कैसे हैं, अगर हमने प्रॉब्लम ज़्यादा कराई नहीं है, मान लो n बराबर है 2n अपॉन ऐसे 4, मतलब कुछ एलिमेंट है ऐसे n प्लस 1 है, तो an प्लस 1 का क्या मतलब होता है, n जगह रिप्लेस कर दो n प्लस 1। और ये कैसा क्यों करते हैं, क्या आपने फंक्शन में पढ़ा था ना, fx कुछ दिया गया है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो इस जगह रिप्लेस कर देते थे ना। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, n प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर दोगे n प्लस 1, जहाँ n है वहाँ कर दोगे n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। समझ रहे होंगे अगर आपने कभी देखा है तो, नहीं तो आप इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है फंक्शन पढ़ने के लिए। आपको फंक्शन आपके सिलेबस में है तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ें। कहते कोई सीक्वेंस है उसके साइड पॉजिटिव है, निगेटिविटी उसमें नहीं आ रहा है। अगर इसकी लिमिट l है, ध्यान से कहता है an प्लस 1 अपॉन an, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपसे सीरीज में इसका बहुत यूज करेंगे। अगर अभी एक शॉर्ट रूल आपको बताएंगे, अगर किसी सीक्वेंस को an प्लस 1 अपॉन an करने पर लिमिट n आती है, इन्फिनिटी l आती है, देन an अपॉन 1 बाई n की लिमिट भी l ही होगी, बस ये एग्जिस्ट करे तो। अगर किसी सीक्वेंस के लिए an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट l है, तो उस सीक्वेंस की पावर 1 बाई, जैसे कुछ आती नहीं कि किसी सीक्वेंस, मान लो सपोज करो क्वेश्चन समझिए इसको, आपसे पूछा जाए फिर लिमिट n की पावर 1 बाई n बराबर क्या होगी। अभी हमने किया था, इसके पहले हमने कहा था इसकी लिमिट 1 आई थी। कैसे है, देखो जहाँ पे 1 किसी की पावर 1 बाई n दिखे तो आपका तुरंत माथा क्या जा, कहाँ पे जाना चाहिए, काशी's सेकंड फॉर्मूला फॉर लिमिट। ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, इस सीक्वेंस पर अगर हम इस वाले से कंपेयर करें an की पावर 1 बाई n, तो आपको क्या आ रहा है, an बराबर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, n आ रहा है और ये पावर आ रहा है। तो आपको क्या कहना है, आप an प्लस 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n जगह रखेंगे n प्लस 1, और आप क्या कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an निकालें। देखिए क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन प्लस वन क्या है आपका, एन प्लस वन है, अपॉन क्या है, एन है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट 1/1 यानी कि 1 प्लस 1 अपान एन। अब लिमिट अप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी इसकी लिमिट कितनी आ गई, एन प्लस वन कितनी होती है, इसकी भी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, बाई कासी सेकंड फार्मूला एन की पावर 1 बाई एन पावर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों फार्मूले हैं, ये प्रॉब्लम को कितना आसान बना देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं कासी सेकंड फार्मूला। आप आराम से इसको देखे होंगे। तो ये हमने केवल बस से लिखा कि आपको थोड़ा फार्मूले से फ्रेंडशिप हो जानी, कैसे अप्लाई करना है। चलिए थोड़ा एक दो फार्मूले और आपके आसान के लिए। अगर आप किसी सीक्वेंस के लिए लिमिट ए एन प्लस 1 अपान एन निकालते हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस है एन पॉजिटिव है, अगर ये यल आ गया, कोई भी नंबर आता है यल नंबर, अगर इफ ये जो यल मार्ड की वैल्यू 1 से कम आ जाती है, इसका मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है -3/2 4/2, अगर ये 1 से कम आता है, अगर ये 1 से कम आता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ए एन की लिमिट 0 होगी। बहुत ही पावरफुल। कोई भी सीक्वेंस ए एन है, अगर उसमें आपने ए एन प्लस 1 अपान ए एन, एक तो कासी सेकंड फार्मूला में है, नेक्स्ट क्या है, उसकी वैल्यू यल आती है और यल एक से छोटा है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लिमिट 0 होगी। अगर ये यहाँ पे जो यल आता है, अगर यल ग्रेटर देन 1 है, तो आप सीधा लिखेंगे एक लाइन में लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसको डिरिचलेट फॉर्मूला फॉर लिमिट कहते हैं, लेकिन आपको नाम से नहीं, मतलब आप याद रखेंगे किसी सीक्वेंस का आपको लिमिट एग्जाम में करना है, आप एन प्लस 1 अपान एन निकालें और अप्लाई कर दिए। अगर 1 आ गया तो यानी 2 आ गया, देखो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है, 1 पे कुछ नहीं बोल रहा है, ध्यान से। 1 एक से बड़ा और एक से छोटा 1 पे फेल कर जाता है, तो यहाँ पे जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो 3/2 आ गया, एक से ज़्यादा है तो उसकी लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इसको आप ढेर सारा कर सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल नहीं करेंगे, आपको थोड़ा जल्दी से कॉसी सीक्वेंस बताएंगे। तो देखो पहले देखो कॉसीज क्राइटेरिया, पहले आप पूरा सिलेबस तो जानिए। कॉसीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस बाय नेम था, ये क्या कहता है, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है। थोड़ा सा कहता है कि सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है ए एन ना, is said to be convergence या convergent at L if for all epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number and p greater than equal to 1 such that, डेफिनेशन है, बस आपको याद करना है, ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, एम लिखा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कासीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सीक्वेंस का ब्रह्मास्त्र है। जब आपके सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरम्स, सारे रिजल्ट फेल हो जाएं, तो ये कासी क्राइटेरिया आता है। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहना है, एल पे, यहाँ पे हमने ए एन लिख दिया है, यहाँ पे आप ठीक है, जनरल टर्म का है ना, ये रोल का कुछ पता ही नहीं है, कन्वर्जेंट है। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहना है तो एक ऐसा एप्सिलॉन आप चुन लीजिए, उसके लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ लीजिए कि ए एन प्लस माइनस ए एन को आप हमेशा एप्सिलॉन से छोटा दिखा सकें। अगर एक भी ऐसा टर्म मिलेगा जो एप्सिलॉन से बड़ा है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसी बेस्ड पे एक सीक्वेंस बनाई गई है, उसको बोलते हैं कासी सीक्वेंस। तो कासी सीक्वेंस इसी से बनाया गया, उसको फंडामेंटल सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सीक्वेंस कहते हैं। इसका यूज कैसे होता है अभी हम बताएंगे, अभी थोड़ा है। तो जैसे कोई सीक्वेंस हो जाए, मान लो ए एन बराबर आपको 1 + 1/2 1/3 + 1/4 + डॉट 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 1/n, और आपसे कहीं इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालें, तो अब तक हम जितना पढ़े हैं उससे नहीं निकाल पाएंगे कि ए एन बराबर 1 + n टर्म का जो है वो ए एन का एन टर्म का सम है। उस इससे एक सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे इसका a1 कितना आएगा, 1 आएगा, a2 कितना आएगा, 1 + 1/2 आएगा, a3 कितना आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 आएगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे आप सीक्वेंस की लिमिट इसका देख सकें। ये जो सीक्वेंस बन रही है इसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखानी है, तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, एक n बराबर m ले लेते हैं और p बराबर m लेके s2m - sm दिखा देते हैं, दिखाते हैं एप्सिलॉन से बड़ा आ जा रहा है
तो कन्वर्जेंट नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे जब डिटेल से वहाँ बताएंगे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काशी क्राइटेरिया कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ती है। यानी ये जब सारे कुछ फेल हो जाए तो क्या है, कॉची सीक्वेंस। अब किसी सीक्वेंस को कॉची कैसे कर सकते हैं, मान लो an कोई सीक्वेंस है, तो an इज कॉची सीक्वेंस, फिर वही फंडामेंटल सीक्वेंस इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन। देखो यहीं से बना ही है, यानी ये इसकी जो कॉची सीक्वेंस वही होती है जो फॉलो करे, तो मतलब इसीलिए डायरेक्टली वो कन्वर्जेंट होती ही हैं। तो रियल सीक्वेंस में हर सीक्वेंस जो कि कॉची है कन्वर्जेंट होगी, और कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा कॉची सीक्वेंस। आपसे कोई पूछे एग्जाम में सिंपल एक प्रॉब्लम बन सकता है बढ़िया से कि 4 सीक्वेंस दे दो और आपसे कहे बताओ इसमें कॉची सीक्वेंस क्या है, तो आप ये सर्च करें कि उसमें से कन्वर्जेंट कौन सी है, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैट विल बी कॉची सीक्वेंस। तो ये क्या, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिया, n लिया है, तो m ले लीजिए n एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है p की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से है। यानी इस तरह के हम अलग एक प्रॉब्लम करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ काशी सीक्वेंस और काशी क्राइटेरिया पे प्रॉब्लम करेंगे। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं जब हमारे हाथ पर कहीं काम नहीं करते हैं तो, लेकिन जानना चाहिए, एग्जाम में सिलेबस डिस्कस है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसका हम अगर पार्टिकुलरली करें तो इसको है a1 माइनस an2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n1 n2 लेस देन एप्सिलॉन, मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है। अब देखो n1 n2 हमने क्या कर दिया, पार्टिकुलरली कर लिया, हमने क्या कर लिया, p कुछ रख लिया 1 या n2, इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना, n1 n2, यानी कि एक नंबर जो फाइनाइट स्टेज के बाद जो नंबर आता है उसमें कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस जितना चाहे हम कम कर सकें। तो क्वासी सीक्वेंस क्या कहता है, कोई सीक्वेंस को क्वासी सीक्वेंस कहना है अगर एक फाइनाइट स्टेज के बाद, यानी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है भाई, एप्सिलॉन के लिए एक नंबर ऐसा मिल जाए कि उस नंबर के बाद, यानी उस स्टेज के बाद, जैसे n = 100 मिलता है तो 100 टर्म के बाद सारे जितने टर्म्स हैं सीक्वेंस उनके बीच में जितना कम चाहे उतना कम गैप हम बना सकते हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस जितना चाहे कम कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस का मतलब यही है कि सीक्वेंस काशी सीक्वेंस तभी कही जाती है जब एक स्टेज के बाद एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलता है जिसके बाद सारे टर्म के बीच के डिस्टेंस को आप जितना चाहें उतना कम कर सकें, यानी कंट्रोलिंग आपके हाथ पे है। और ऐसा नेचर सिर्फ किसके पास होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास होता है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक टर्म के पास कन्वर्जेंट ढेर सारी, तो आप जितना चाहें उसके हेल्प से उसके पास जा सकते हैं। तो ये था भैया काशी सीक्वेंस। तो एग्जांपल आप काशी सीक्वेंस क्या होती है, जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप पढ़े कहीं भी सब के सब क्या है, काशी सीक्वेंस है। अब आपके सिलेबस बस एक चीज थोड़ा सा स्किप हो रही है, वो था अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए ध्यान से, पहला सम ऑफ, एग्जाम भाई ऑप्शन करके पूछते हैं कि सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कन्वर्जन, तो सही है गलत है, तो किन्हीं भी 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सम है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट। हम कन्वर्जेंट को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कन्वर्जेंट, आप ये मतलब समझिए इसको, सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट। दूसरा भैया सम ऑफ, एक तरफ क्या ले लो, कन्वर्जेंट ले लो, दूसरी तरफ क्या ले लो, डाइवर्जेंट, ये क्या होगा, तो निश्चित रूप से डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा किसी कन्वर्जेंट। अब सम का क्या मतलब है, अगर आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है, an = अगर a1 a2 a3 ऐसा कुछ है, bn = b1 b2 डॉट डॉट b3 ऐसा है, तो इसका सम का मतलब होता है भैया a1 प्लस b1, यानी पहले को पहले से, दूसरे को तीसरे से ऐड करते जाओ, ये जो सीक्वेंस बनता है। बात समझ में आ रही, तो सम ऑफ 2 सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ 2 सीक्वेंस, तो और इसी तरह सम हो या डिफरेंस हो, difference of 2 convergent sequence is also convergent sequence. Sum or difference of divergent sequence is divergent sequence. थर्ड जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज करता है, sum or difference of 2 divergent sequence, ये आपको पॉइंट करना, need not be divergent, यानी हम कुछ कह नहीं सकते, 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सम है वो
वो तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन दो डाइवर्जेंट का सीक्वेंस जो है, दो बदमाश, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है बदमाश, ऐसा समझ लीजिए कन्वर्जेंट मतलब बहुत अच्छा, डाइवर्जेंट मतलब बेकार, किसी काम का नहीं, इन्फिनिटी की तरफ भाग जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्या करेंगे ऐसी चीज़ों को पढ़ने के। कन्वर्जेंट मतलब भाई फाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट, कन्वर्ज कहाँ कर जा रहा है, एक नंबर के पास। बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इनफाइनाइट होते हुए भी एक नंबर फाइनाइट नंबर के पास क्या कर जाए, सारे के सारे एलिमेंट लाके हो जाने। उसमें भाई थोड़ा साहित्यता है, मतलब कि सामाजिकता है, जरूरत पड़ने पे सब के सब इकट्ठे हो गए। और लिमिट पॉइंट का मतलब है भाई ढेर सारे हैं, कुछ इनफाइनाइट उनके पास इकट्ठे हो गए, उनके पास हो गए, यानी अलग अलग कर दो पॉइंट मिल गया, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होता। हाँ, अब क्या बचा कि जैसे आपके मन में भाई दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में जोड़ के दिखाओ, तो आप एक सीक्वेंस एन इक्वल टू ले लीजिए, 1/n ले लीजिए, दूसरे bn बराबर कर लीजिए, -1/n ले लीजिए। ये दोनों कन्वर्जेंट मतलब ये क्या है, अच्छा कन्वर्जेंट दिखाना है, डाइवर्जेंट लेना है ना। मान लो जी एक एन स्क्वायर ले लीजिए, बी स्क्वायर ले लीजिए, माइनस एन स्क्वायर ले लीजिए। देखो ये किस पे कन्वर्ट करता है, इन्फिनिटी पे, ये करता है माइनस इन्फिनिटी। अगर हमें ए एन और प्लस बी एन निकाले हैं अगर, तो क्या होता है, दोनों जीरो हो जाए, कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर किसी सीक्वेंस में सिर्फ एक ही टर्म इनफाइनाइट बार रिपीट करता है टर्म, तो सीक्वेंस क्या होती है, उस पर ढेर लग जाएगा ना, उस पर जब अराउंड हम बनाएंगे। तो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, सम ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इज डाइवर्जेंट, सम ऑफ टू डाइवर्जेंट कैन से एनीथिंग। तो ये था आपका पूरा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड। इसके बाद अब न्यूमेरिकल लगाने जाएं, थोड़ा ध्यान रखें और क्या क्या कर सकते हैं। लिमिट में ध्यान देना है, लिमिट में एक दो हम आपको स्टेट करते हैं। मान लो कोई सीक्वेंस ए एन बी एन सी एन, इस तरह से 3 सीक्वेंस है, और आपको पता चल जाए कि लिमिट ए एन और लिमिट सी एन बराबर है, तो ये लिमिट बी एन भी बराबर होता है। यानी कोई 3 सीक्वेंस ऐसे बनाने हैं आप जिसमें लास्ट और फर्स्ट की लिमिट सेम हो जाए, तो जो बीच वाली है उसके भी लिमिट वही होती है। इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे थ्योरम्स हैं, आप जो क्वेश्चन बेसिक करिए और ज़्यादा इसको फैलाइए मत, उतना ही करिए जितना एग्जाम में आया है। रियल एनालिसिस एक अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए आपको शुरू के टॉपिक समझना चाहिए कि आर्गुमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, वहाँ से एट्रेंड पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन सेट, तो ये सब अपने आप समझ में आएगा। तो आई होप कि हमने थोड़ा बहुत जितना हो सका कवर किया, और इससे थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हेल्प मिली हो समझने में, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या मतलब हो, कन्वर्जेंट। हालांकि काफ़ी चीज़ें मैंने स्किप किया है क्योंकि टाइम को देखते हुए कि एक वीडियो में सब कवर हो जाए। फिर भी थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।